भेड़ और बकरी पालन कम लागत में अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय है। पहले बात करते हैं भेड़ पालन की। भेड़ पालन के लिए ऐसी नस्लों का चयन करें जो दूध, मांस और ऊन अच्छी मात्रा में देती हो। अपने इलाके की जलवायु को ध्यान में रखते हुए ही भेड़ की नस्ल को चुनें। आहार की बात करें तो भेड़ों को ताज़ा और पौष्टिक आहार खिलाएं। भेड़ों को चारे के साथ साथ अतिरिक्त लवण और विटामिन भी दें। वहीं अगर बकरी पालन की बात करें तो बकरी पालन व्यवसाय से आप दूध देने वाली बकरियों को बेचकर और बकरियों को मांस के रूप में बेचकर भी मुनाफा कमा सकते हैं। इसके अलावा बकरियों की मींगड़ियों को खाद के रूप में बेचकर भी अच्छी आमदनी हो जाती है। मुख्य रूप से दूध और मांस के लिए बकरी पालन किया जाता है। बकरी को ना तो किसी खास तरह के आहार की जरूरत होती है और न ही किसी खास किस्म के बड़े आवास या विशेष जलवायु की जरूरत पड़ती है। बकरी पालन की कई विशेषताएं भी हैं, जैसे एक तो बकरी आकार में छोटी और शांत स्वभाव की होती है। किसी भी दूसरे पशु की तुलना में कम दाना खाती है। बकरी हर तरह के पेड़ और पौधों और झाड़ियों को खा सकती है और बकरी मेमने जनने के लिए जल्दी तैयार हो जाती है। बकरी करीब 1.5 साल की अवस्था में मेमने देने योग्य हो जाती है और 5 से 6 महीने में मेमने पैदा करती है। आमतौर पर एक बकरी 2 से 3 मेमनों को जन्म देती है। कोई भी बेरोजगार युवक या किसान बकरी पालन के व्यवसाय को शुरू कर सकता है। कुल मिलाकर अगर आप कुछ जरूरी बातों को ध्यान में रखकर भेड़ और बकरी पालन करते हैं तो ये अच्छा मुनाफा देने वाला व्यवसाय साबित होता है। भेड़ बकरी पालन से कुछ खास बातें, कुछ बारीकियां इस रिपोर्ट के जरिए हमने समझी। कुछ और बातें समझेंगे डॉक्टर तोमर साहब से, लेकिन उससे पहले रुक करते हैं डॉक्टर शर्मा जी का। डॉक्टर शर्मा जी, अगर हम बात करें दुधारू पशुओं के पोषण प्रबंधन और आवास प्रबंधन की, हमारे देश के अंदर कई किसान ऐसे हैं जो छोटे मझोले किसान होते हैं और उनकी आजीविका का सबसे बड़ा सहारा उनका पशु होता है। जो दुधारू पशु हैं, दूध बेच के अपनी आजीविका चलाते हैं। ऐसे किसानों के लिए इस समय किन बातों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, और अगर कोई बड़ा किसान भी है तो दुधारू पशुओं का पोषण प्रबंधन और आवास प्रबंधन कितना महत्वपूर्ण होता है? जी, मुख्य रूप से पशु आवास और पशु प्रबंधन अगर सही है किसी भी पशुपालक का, तो 90 to 95% जो बीमारियां हैं, संक्रामक रोग हैं, उनसे बचाया जा सकता है। बिल्कुल। दूसरा, जो दूध उत्पादन जिसके लिए वो पशुओं को रखता है, उसकी मात्रा में भी वो वृद्धि कर सकता है। सबसे पहले अगर हम आवास की बात करें तो हाउसिंग जो है 2 तरह के जनरली होते हैं। उसमें एक ओपन हाउसिंग बोला जाता है, जिसमें अगर किसी पशुपालक के पास काफ़ी एरिया है, काफ़ी जगह है, तो ओपन हाउसिंग कर सकता है वो, जिसमें कि जितना भी एरिया उसका 1/3 तो उसको कवर्ड कर देगा कोई भी बारिश के लिए या धूप से बचने के लिए, और 2/3 जो है ओपन एरिया रहता है। पशु को भी अगर हम स्वतंत्र छोड़ते हैं तो स्वतंत्र रहने पे उसका स्ट्रेस भी कम होता है, उसका दूध प्रोडक्शन भी अच्छा होता है और उसकी प्रोडक्टिविटी भी हमेशा बढ़ती है जी। दूसरा, संतुलन अगर हमें सही नहीं रखेंगे, अगर सही मात्रा में लवण तत्व और उस तरह के जो हमारे मिनरल मिक्सचर हो गए या जो हमारे सॉइल में जो कमी होती है, अगर हम पूरा नहीं करेंगे तो पशु के अंदर उन चीज़ों की कमी हो जाती है। इसलिए उनका सेवन भी करना जरूरी है। जो दूसरे तरह की हाउसिंग होती है उसमें कन्वेंशनल तरीका होता है, और कन्वेंशनल बार्न में क्या किया जाता है कि 2 तरह की वो होती है। उसमें सबसे मेन चीज़ ये ध्यान रखना है कि उसकी जो लंबाई है, शेड की जो लंबाई है, वो पूर्व से पश्चिम की दिशा में होनी चाहिए, ताकि डायरेक्ट सन रेज जो है उसके ऊपर ना पड़े जी। उसके अलावा इसकी अगर लंबाई की बात करें तो कम से कम 10 फीट की लंबाई होनी चाहिए, और इसकी विड्थ जो है वो करीबन 6 फीट के करीब हो सकती है। पर पशु कम से कम 65 to 65 से 70 स्क्वायर फीट जगह एक गाय भैंस को कम से कम मिलनी चाहिए। और अगर हम एक एवरेज माने कि 50 गज के अगर प्लॉट है तो कम से कम 5 पशु उसमें रह सकते हैं, उससे ज़्यादा पशु उसमें नहीं रखने चाहिए। नहीं तो ज़्यादा पशु रखने से ओवर क्राउडिंग हो जाएगी और बीमारी भी जो है आपस में एक पशु से दूसरे पशु में फैल सकती है। तो इसके अलावा जैसे
मैंजर किस तरह से होने चाहिए, पानी की व्यवस्था रेगुलर होनी चाहिए, साफ पानी होना चाहिए, मैंजर की हाइट किस तरह पे हमें रखनी है, उस शेड में वेंटिलेशन कितना है। अगर प्रॉपर वेंटिलेशन नहीं होगा तो वो जो है पशु के अंदर जैसे बारिश का समय ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो उसमें संक्रामक रोग बढ़ जाते हैं। इसके अलावा जैसे अगर जो पीछे का हिस्सा है जहाँ पे पशु का मल और मूत्र एकत्रित होता है उसमें स्लैंटिंग हमें स्लोप देनी है ताकि वो बह जाए और निकल जाए। और जो क्लोज कन्वेंशनल हाउसिंग होती है उसमें दो तरह से लोग रख सकते हैं। एक तो फेस टू फेस रखा जाता है, दोनों पशु जो है आमने सामने होते हैं, और दूसरा होता है टेल टू टेल होता है। जो फेस टू फेस में अमूमन कमी ये बताई जाती है कि एक पशु का जो संक्रामक रोग है जो एरोजोल स्प्रेड होता है, जो कोई भी जैसे हम छींक हो गया, हवा हो गया, या जैसे अपना जो एक पशु से दूसरे को लिक कर लेता है तो उससे स्प्रेड कर सकता है। तो बेटर इसमें टेल टू टेल पोजीशन में बताया जाता है और स्लैंटिंग जरूर रखें। और जो ड्रेनेज सिस्टम है, अगर ड्रेनेज सिस्टम पे पशुपालक ध्यान देता है तो ड्रेनेज सिस्टम अगर सही होगा तो पूरी भी जो भी गंदगी वगैरह एकत्रित होगी सारी बाहर निकल जाएगी, वॉश करने में आसान होगा। फ्लोरिंग का भी ध्यान रखना है, ज़्यादा एकदम प्लेन नहीं बनना चाहिए क्योंकि पशु फिसल सकता है और चोट लग सकती है। ज़्यादा खुरदरा नहीं होना चाहिए। वॉल्स जो है एकदम प्लेन होनी चाहिए क्योंकि वॉल्स में क्या होता है जैसे जो कलीली होती हैं वो पशु से दूसरे में ट्रैवल करती हैं और कई बार जैसे पशुपालक जो है उसमें कोई दवाई अगर उस पर लगाता है तो वो छुप जाती हैं। थोड़े भी उनको क्रैक्स या गैप मिलते हैं तो उनमें जाके छुप जाती हैं। जैसे ही उसको दोबारा मौका मिलता है तो वापस से वो पशु पे आ जाती हैं। तो फ्लोर जो है वो स्मूथ रहे, ज़्यादा प्लेन ना हो, दीवार प्लेन होनी चाहिए, वेंटिलेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और पानी की मात्रा और उसका जो मैंजर है उसको रेगुलर क्लीनिंग करना बहुत जरूरी है। अगर रेगुलर क्लीनिंग नहीं करेंगे तो वो उसमें बार बार जो है फंगल मोल्ड वगैरह डेवलप हो जाता है और वो जो फूड पॉइजनिंग की ज़्यादा समस्या हो सकती है उसमें।